जो इस वेबसाइट का नाम है बेसिक गाइड, हमारे चैनल के थ्रू ही क्रिएट किया गया है। अगर आप मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल, जो भी बुक्स आप चाहते हो, आपको इस बेसिक गाइड चैनल, बेसिक गाइड के वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के आपको शॉर्ट नोट्स बुक्स और वीडियोस, क्लास 11, क्लास 10, 9 सभी के यहाँ पर। फिर एसएससी बोर्ड का आपको क्लास 12 का नोट्स, वीडियो और शॉर्ट नोट्स और बुक्स वगैरह यहाँ पे 10th और 9th का सभी। फिर आईआईटी का यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स, बुक्स और वीडियो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको बिग साइट्स का भी आपको यहाँ पर बुक्स, शॉर्ट नोट्स और कुछ वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एनटीएससी और यूट्यूब वीडियोस। तो आप जैसा कि देख सकते हो, ये है वो वेबसाइट जिसका नाम है बेसिक गाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिग साइट का क्लास 10, 8 आईआईटी बुक, एनटीएससी, क्लास 11 शॉर्ट नोट्स, 12 शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर आपको हर एक वो मटेरियल देखने को मिलेगा आप जो चाहते हो। तो एक बार आप इस वेबसाइट पे जाकर जरूर विजिट करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप एक बार इस वेबसाइट पे आकर जरूर चेक करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड आपको हर एक मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस वेबसाइट पर जब आते हो तो आप यहाँ पर एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक फॉलो का बटन दिखेगा, आप आकर इसे फॉलो भी कर लीजिएगा। क्लियर गाइस? और हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक गाइड। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जो क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। तो स्टूडेंट, आपको रिलेशन एंड फंक्शन मतलब स्टार्टिंग क्लास 11 का जो स्टार्टिंग का 3 चैप्टर है, मतलब 3 या 4 चैप्टर है, वो क्या है, बेसिक चैप्टर है। अगर वो सब आपको नहीं आता है ना, तो आप आगे मतलब आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वैसे आपको मज़ा नहीं आने वाला है पढ़ने में। मैथ्स मतलब आपको बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 11th का स्टार्टिंग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 चैप्टर आना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्या है, सेट, सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड ट्राइग्नोमेट्री। अगर ये 3 चैप्टर आपको नहीं आएगा तो आपका मैथ्स जो हो जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आगे चलकर आपको मतलब मैथ्स में बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि होता है सबके साथ ऐसा होता है। मैथ्स मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा बढ़ने लगेंगे, उनका बेसिक तो कमजोर हो गया तो उनको मैथ्स एकदम बोरिंग लगने लगेगा। इसके लिए अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको सेट्स आना चाहिए। अगर आपको सेट्स आता है तो आप हमारे इस लेक्चर में बने रहिए। अगर आपको सेट नहीं आता है तो सबसे पहले आप जाइए हमारे चैनल पे, मैंने आज सेट के ऊपर 2 वीडियो बनाया है, उसे आप जाइए पहले देखिए। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इस चैप्टर का भी और सेट का भी, दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही नोट प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में सेट चैप्टर का दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उसको देख सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक माइंड मैप दिख रहा होगा, लर्निंग मेड सिंपल, इसको मतलब लर्न करने को, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन को लर्न करने के लिए एक सिंपल माइंड मैप, जैसा कि हमें इसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में इस माइंड मैप में मैंने बताया है। जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, फिर उसके बाद रिलेशन क्या होता है, फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, मतलब रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर इनवर्स रिलेशन क्या होता है, फिर मतलब रिलेशन में हमें इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद हम फंक्शन में आएंगे, तो फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे, फिर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद लॉग फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा, इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है। तो इस टॉपिक में हमें इतना, मतलब इस चैप्टर में हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होता है। तो ये बहुत, मतलब ये सब जो टॉपिक है सब कुछ बेसिक है। अगर आपको ये आएगा नहीं तो आपको आगे के चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में, रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, तो मान लो मेरे पास 2 सेट है जो नॉन एम्पटी सेट है। क्या नॉन एम्पटी सेट है, मतलब कि ए एंड बी, मेरे पास 2 नॉन एम्पटी सेट है। कैसा? नॉन एम्पटी सेट, ए एंड बी 2 नॉन एम्पटी सेट है। तब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी करेंगे, जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे मतलब कि ए क्रॉस बी, तब जो होगा ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए कॉमा बी के इक्वल होगा, जहां पर ए जो होगा बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और बी जो होगा बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। क्लियर? मतलब कि
ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्पटी सेट है, तब जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी सच दैट जो ए होगा कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, बी जो होगा कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया एग्जांपल के तौर पर। ए इज इक्वल टू, मान लो ए बी सी दिया है, बी इज इक्वल टू डी और ई दिया है, और सी इज इक्वल टू ए और डी दिया है। देन फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी, सेकेंड बी क्रॉस ए, थर्ड ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, तो आपको अगर इंटरसेक्शन पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप जाओ पहले सेट पढ़ो। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह आपको लिंक दे दिया है, आप जाकर पहले वो वाला वीडियो देखो, सेट क्या होता है, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल से सेट बताया है। और एक बात, अगर आपको अभी तक हमारा जो लेक्चर है पसंद आता है, पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ओ क्लियर? और जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। और तो उसके बाद चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब क्या बोला है कि ए क्रॉस बी और बी, ए इज इक्वल टू इतना दिया है, बी इज इक्वल टू इतना दिया है, तो हमें फाइंड करना क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, तो अब देखो ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं, तो पहले हमें क्या मिलेगा, ए कॉमा बी मिलेगा। जो ए किससे बिलोंग करेगा, केवल ए से बिलोंग करेगा। बी जो होगा बी से बिलोंग करेगा, बी से। तो जैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये कि इसमें ए कॉमा डी, फिर ए कॉमा ई, मतलब ए का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। बी का क्या करेंगे, बी कॉमा डी, फिर बी कॉमा ई, फिर सी कॉमा ई, फिर सी कॉमा ई। तो ये है ए क्रॉस बी। क्लियर? तो ए का पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डी और ए ई, फिर बी का डी ई और ई के साथ किया, फिर सी का ई, सॉरी यहाँ पे डी होगा, डी और ई के साथ मल्टीप्लाई किया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ए वाला जो है, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है किससे बिलोंग करता है, केवल ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ये सब किससे बिलोंग करता है, केवल ए से बिलोंग कर रहा है। और ये सेकेंड वाला किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। क्लियर? सेम अब सेकेंड वाला दिया है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब क्या, ये डी जो होगा इधर आ जाएगा, ए इधर, ई इधर, ए इधर, डी इधर, बी उधर, तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर? थर्ड क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन किसे बोलते हैं, जो इन दोनों में कॉमन मिल जाए। जैसे ए बी सी, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, फाइव हो गया। तो ए क्रॉस बी क्या आया, फाइव आया, मतलब फाइव के साथ हम सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आता है वो क्या आएगा, फाइव आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होता क्या है, कभी कभी पूछता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम। तो एक सिंपल तरीका होता है, अगर आप कभी कभी पूछ लिया कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए का निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट बी का, मतलब ए का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो सपोज कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है और बी इज इक्वल टू एक्स और वाई दिया है। अब इसका मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट करेंगे, फिर उसके अंदर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम गिनेंगे। तो इसको करने से अच्छा है कि हम पहले क्या कर लें, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लें। तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है, 1 2 3 दिया है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट बी का कितना दिया है, 1 2 2 दिया है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो 3 × 2 हो गया, तो 3 2 6, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कैसे निकालते हैं समझ में आया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब ये हुआ कि कोई एक सेट लो, मान लो मेरे पास कोई एक ए सेट है,
उसी का 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो उस तो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ABC जो आएगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। क्लियर। तो ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दिया है, A = 1 2 दिया है, फॉर्म द सेट A क्रॉस A क्रॉस A। क्लियर। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें देखो जितनी पॉसिबिलिटी हो सके हम उतना करेंगे। सबसे पहले हम ए लेंगे, मतलब कि 1 1 1 इतना लेंगे हम पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद 1 1 2 लेंगे। फिर उसके बाद 1 1 2 1 लेंगे। फिर उसके बाद 1 2 2 लेंगे। फिर उसके बाद 2 1 2 लेंगे। फिर उसके बाद 2 1 2 लिया। फिर मैंने क्या क्या लिया, 1 2 2 लिया। फिर 2 1 2 लिया। फिर उसके बाद हम लेंगे 2 1 1 लेंगे। फिर उसके बाद 2 2 1 2 2 1 लेंगे। फिर उसके बाद 2 2 2 लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है क्या, ऑर्डर ट्रिपलेट। क्लियर। तो ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया। जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उतना हम लेंगे। जैसे ये दोनों दिया था, जितनी पॉसिबिलिटी हो सका मैंने उतना पूरा लिया, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने देखा कि कार्टेशियन ऑफ सेट क्या होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है। तो देखो रिलेशन को समझ, हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 सेट लिया। मैंने यहाँ पे 2 सेट कंसिडर किया। सेट ए जो मोहन, सोहन, डेविड, करीम इतना। फिर सेट बी में जो है रीता, मैरी, फातिमा। अब यहाँ पर मैंने कंसिडर किया कि रीता जो है, कि रीता के पास 2 भाई है, मैरी के पास 1 भाई है और फातिमा के पास 1 भाई है। रीता का जो भाई है, मतलब 2 भाई है, एक मोहन और एक सोहन। रीता के पास 2 भाई है जो मोहन और सोहन है। मैरी के पास एक ब्रदर है जो डेविड है। फातिमा के पास एक ब्रदर है जो करीम है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि रीता का जो रिलेशन है किससे, मोहन और सोहन के साथ है। इसी तरह से मैरी का जो रिलेशन है वो डेविड के साथ है। फातिमा का रिलेशन करीम के साथ है। क्लियर। इतना समझ में आया। तो अब इन दोनों का जब हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन R = मोहन का रिलेशन किससे है, रीता के साथ है। सोहन का रिलेशन किससे है, रीता के साथ है। डेविड का मैरी के साथ है। डेविड का मैरी के साथ है। करीम का रिलेशन किसके साथ है, फातिमा के साथ है। तो इसको मैंने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो उसे हमने क्या बोला, ये एक रिलेशन बन गया। क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल रहा है, मतलब यहाँ से एक चीज प्रूफ हो रहा है कि रिलेशन जो होता है, मतलब कि किसी भी सेट का जब हम रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। किसका, A क्रॉस B का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर। तो जब हम, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो यहाँ पहले तो सबसेट क्या होता है, सबसेट देखो सबसेट मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास 2 सेट है। सेट A का सभी एलिमेंट, सेट A का सभी एलिमेंट अगर सेट B में है, सेट A का सभी एलिमेंट अगर सेट B में है, तो हम बोलेंगे कि मतलब सेट A जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, B का सबसेट है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का रिलेशन निकाला, कुछ इस तरह से आया। तो मैंने बोला कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब A क्रॉस B निकालेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जो रिलेशन है इसका जो सभी एलिमेंट है, ये जो सभी एलिमेंट है वो किस में होगा, A क्रॉस B के सभी एलिमेंट से मैच करेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। क्लियर। तो रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर। दैट इज, अब हम रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेशन = कर्ली ब्रैकेट में A B होता है, सच दैट A जो होता है, A वाला जो होता है, जैसे ये और ये किससे बिलोंग करता है, A से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग कर रहा है, देखो ना यहाँ पर मोहन, सोहन, डेविड और करीम। मोहन, सोहन, डेविड, करीम ये किससे बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है। और B रीता मैरी और फातिमा, रीता मैरी फातिमा किससे बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग कर रहा है। तो R एक रिलेशन होता है जो A और B होता है, A और B के फॉर्म में होता है। और A और किससे बिलोंग, A से बिलोंग करता है, B जो होता है B से बिलोंग करता है। क्लियर। इतना समझ में आया। और
और ए जो होता है बी का रिलेशन होता है। ए और बी में क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे देखो यहाँ पर आर मैंने एक रिलेशन निकाला जो ए और बी के फॉर्म में है। ए जो है ए से मतलब कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। और ए और बी में क्या है, एक रिलेशन है। मैंने पहले ही बोला कि रीता जो है मोहन का मतलब मोहन का, रीता जो है, रीता मतलब रीता का भाई कौन है, मोहन है। तो यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन है ना, भाई बहन का रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या ए और बी में एक रिलेशन है। तो ये क्या था, पूरा रिलेशन का डेफिनेशन था। क्लियर, रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जहाँ पे ए से बिलोंग करता है, बी बी से बिलोंग करता है और ए और बी में एक रिलेशन होता है। क्लियर, तो ये था फुल डिफाइन रिलेशन। ओके, अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। मतलब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है एक रिलेशन का। तो जैसे यहीं पर हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सेट ए और सेट बी। तो जो सेट बी होगा, जिसे यहाँ पे पहले लिखते हैं कि एक डोमेन होता है, एक डोमेन होता है, एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है, एक रेंज होता है और एक को डोमेन होता है। अब यहाँ पे जो डोमेन दिया है, व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या होता है, मतलब एक रिलेशन का डोमेन क्या होता है। तो मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला, तो इसमें का ए वाला जो क्वांटिटी होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। मतलब एक रिलेशन का जो डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे मोहन फर्स्ट एलिमेंट है, सोहन फर्स्ट एलिमेंट है, डेविड फर्स्ट एलिमेंट है, करीम फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये सब क्या हो गया, एक डोमेन हो गया। अब इसी तरह से रेंज क्या होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है एक रिलेशन का, जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे कि रीता मैरी और फातिमा, ये सब क्या है, सेकंड एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अब कोडोमेन क्या होता है, व्हाट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन किसे बोलते हैं, सेट ऑफ बी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे मुझे अगर लिखना हो डोमेन को, डोमेन, तो डोमेन को कैसे लिखेंगे, कहाँ गया ये, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, मोहन, फिर सोहन, फिर डेविड और करीम। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसी तरह से अगर हमें रेंज लिखना हो तो रेंज ऑफ रिलेशन का अगर हमें रेंज लिखना हो तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे रीता, अब देखो रीता दो बार है, तो हम एक सेट के अंदर, एक करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होता है हम कभी भी उस एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिखते। ये मैंने सेट चैप्टर में बताया था। अगर आपने सेट अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो रेंज रीता के बाद मैरी के बाद फातिमा, ये सब क्या हो गया, रेंज। अब अगर हमें कोडोमेन लिखना हो तो कोडोमेन, अब हमें कोडोमेन लिखना हो तो सेट बी वाला जो नंबर, मतलब सेट जो बी दिया रहता है वही क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे रीता, मैरी और फातिमा, तो ये क्या हो गया हमारा कोडोमेन। क्लियर, तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है समझ में आया। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी को बोलते हैं डोमेन। रेंज जो होता है सेकंड एलिमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। और कोडोमेन जिसे हम बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जो सेट ऑफ बी होता है उसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ, मतलब बी वाला जो सेट होता है उसी को हम बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर, ओके। तो रिलेशन क्या होता है समझ में आया। अब हम रिलेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन पिक किया है कि गिवन दैट a इज इक्वल टू इतना, a इज इक्वल टू 2 4 5 6 7, b सेट इज इक्वल टू 2 और 3 दिया है। अब यहाँ पे r जो है रिलेशन है फ्रॉम a टू b, r जो है रिलेशन है a टू b, डिफाइंड बाई, जो डिफाइंड हो रहा है कुछ इस तरह से, r इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में a कॉमा b सच दैट a जो है, ये वाला a जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है और ये वाला जो b है ये किससे, इस वाले b से बिलोंग कर रहा है। और एक चीज यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, ये वाला, इस पे आप गौर करिएगा, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे जो a हो, मतलब यहाँ पे जो a होगा, मतलब जो ये a होगा इससे डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये जो a होगा इससे डिवाइड होना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन हो गया। अब इसमें फाइंड करने के लिए बोला कि r को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेकंड डोमेन फाइंड करना है, थर्ड रेंज फाइंड करना है, फोर्थ हमें इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो चलो फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं। पहले तो r को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे a जो होना चाहिए किससे, मतलब ये वाला जो a है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, इस मतलब b वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू a क्या हो गया, 2 हो गया,
2 जो इससे डिवाइड हो रहा है तो एक ये हो गया, फिर सेकेंड 4 लेंगे, 4 जो होगा 2 से डिवाइड होगा तो ये लिखेंगे, फिर 5 नहीं होगा 6 होगा, हाँ 6 होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्लियर। फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे 7, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 वाला तो 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, तो 6 जो होगा किससे, 3 से डिवाइड होगा। तो कुछ इतने नंबर्स आ गए, क्लियर। 2 2 4 2 4 2 6 2 और 6 3, ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन निकल गया। 2 देखो यहाँ पर ए जो है बी से डिवाइड हो रहा है, ए बी से डिवाइड हो रहा है, ए बी से डिवाइड होगा, ए और बी से डिवाइड होगा, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा एक रोस्टर फॉर्म में हो गया, ओके। अब सेकेंड वाला क्या बोला है, हमें डोमेन फाइंड करना है, हमें डोमेन फाइंड करना है। तो मैंने पहले ही बताया था डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 4 6 6, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा 2 4 6, ये क्या हो गया हमारा डोमेन, क्लियर। तो ये क्या हो गया डोमेन 2 4 6, 2 4 6 क्या हो गया हमारा डोमेन। 2 4 6 6 6 दो बार है, बट हम एक सेट के अंदर एलिमेंट को ट्वाइस बार नहीं लिख सकते। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड रेंज। रेंज मैंने क्या बताया था, जो सेकेंड एलिमेंट होता है, जैसे 2 2 2 3, तो यहाँ पे 2 2 3 टाइम्स है, बट एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया रेंज हो गया, क्लियर। अब हम इसको किसके रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम के फॉर्म में। अब इसको हमें डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखो कभी भी अगर हम डायग्राम बनाएंगे, 2 सेट दिया पहले, तो सबसे पहले हम 2 सर्कल बनाएंगे, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। इसको हम बोलेंगे ये सेट ए है और इसको हम बोलेंगे ये सेट बी है, क्लियर। अब सेट ए में जो एलिमेंट है यहाँ पे लिख दो 2 4 5 6 7, क्लियर। ये सभी, इसको भी थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, 7, ये कुछ इस तरह से, क्लियर। अब बी वाले में क्या करेंगे, 2 और 3 को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 को, मतलब 2 जो है 2 से मैच कर रहा है, 2 जो है 2 से मैच कर रहा है, 4 जो है 2 से मैच कर रहा है, 4 2 से मैच कर रहा है, और 6 जो है 2 से मैच कर रहा है, 6 जो है वो 2 से मैच कर रहा है। फिर 6 जो है 3 से भी मैच हो रहा है, 6 2 से मैच हो रहा है, 6 3 से भी मैच हो रहा है, क्लियर। तो इतने बन गए इसके डायग्राम, ओके। और ये जो है एक रिलेशन है इससे, ये वाला जो मतलब ये डायग्राम इससे एक रिलेशन में बना है, क्लियर। तो 2 2 से मैच हो रहा है, 4 2 से मैच हो रहा है, 6 2 से मैच हो रहा है, और 6 3 से मैच हो रहा है, क्लियर। तो ये इसका एक डायग्राम मेथड हो गया। अभी देखो इसमें, अब इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये वाला जो एलिमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, क्लियर, ओके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, उसको समझने से पहले हम रिलेशन क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं। तो देखो यहाँ पे रिलेशन का ही इनवर्स होता है। रिलेशन क्या होता है, मतलब आर एक रिलेशन है, मतलब मान लो यहाँ पे 2 सेट है, सेट ए और सेट बी, इसके बीच में आर एक रिलेशन है, इसके बीच में आर एक रिलेशन है जो रिलेटेड करता है फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह से आर इनवर्स एक रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है जो रिलेटेड होता है फ्रॉम बी टू ए से रिलेट होता है, जिसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि आर इनवर्स इज इक्वल्स टू बी टू ए सच दैट ए और बी जो होता है किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्लियर। ए और बी किससे बिलोंग करता है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्लियर। ये है एक इनवर्स रिलेशन, क्लियर। सो यहाँ पे जो ए और बी होता है वो किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से एक बिलोंग करता है। तो बी और ए जो उसका उल्टा हो जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। सेम यहाँ पे जो होता है, मतलब कि जो रिलेशन का डोमेन होता है वो रिलेशन का रेंज हो जाता है, मतलब डोमेन का क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है, और रेंज का क्या हो जाएगा, रेंज का डोमेन में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल उल्टा होता है, रिलेशन का उल्टा होता है, उसी को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, क्लियर। तो ये इनवर्स ऑफ अ रिलेशन था। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शन। फंक्शंस के बारे में हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ओके स्टूडेंट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे फंक्शंस के बारे में।
तो फंक्शन को समझने के लिए आपको 2 मिनट पेशेंस रखना होगा, 2 मिनट आपको पेशेंस रखना होगा। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे फंक्शन में सबसे पहले इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं, जैसे कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिर बी जो है रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, सी को डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डी इमेज ऑफ फंक्शन, और ई जो है प्री इमेज। ओके, तो देखो अगर आप फंक्शन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है, ये आप 4-5 पॉइंट अगर आप समझ लिए ना तो आप आसान से मतलब एकदम जल्दी फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसी के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोड। जैसा कि आप डोमेन, रेंज, को डोमेन ये सब जानते हो, बट वो रिलेशन का जानते हो, सेम यहाँ पे भी है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा, जैसे एफ सच दैट ए टू बी। हम जो फंक्शन को लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। इसको तो रीड करते हैं एफ सच दैट ए टू बी। और एक तरीका है इसको रीड करने का कि एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी तक का एफ जो है एक फंक्शन है। क्लियर। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं एफ सच दैट ए टू बी। अब देखो यहाँ पे जो सेट ए है, यहाँ पे जो सेट ए है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। यहाँ पे सेट ए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और यहाँ पे जो सेट बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, को डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, को डोमेन। क्लियर। इतना समझ में आया। ओके, तो इतना समझ में आया। अब हम इस पूरे मसले को यहाँ पे जो कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज है, ये सबको हम एक एग्जांपल लेकर समझाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर समझाता हूँ। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एफ सच दैट ए टू बी है, एफ जो है सच दैट ए टू बी है, जहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू दिया है, एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। मतलब कि एफ सच दैट ए टू बी, जहाँ पे एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एक्स, एक चीज और, हम ए को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। मतलब उसको हम कुछ इस तरह से एक्स और एफ एक्स लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, और जो बी होगा वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स मतलब 1, एफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1। फिर x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो एफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4। फिर x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो एफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9। फिर अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो एफ 4 की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। क्लियर। इतना एग्जाम्पल समझ में आया। अब हम इसको डायग्राम बनाते हैं। इसका हम अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर हम। ओके, तो पहले तो हम सेट ए बनाएंगे, फिर यहाँ पे सेट बी बनाएंगे। ये सेट ए है और ये सेट बी है। क्लियर। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख दी 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 4 6 9 16, इतना एग्जाम्पल बना दिया। क्लियर। 1 2 4 6 9 16। क्लियर। अब जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो f1 की वैल्यू कितना आती है, 1। f की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 b में मतलब f1 की वैल्यू 1 आती है। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो f2 कितना आता है, 4 आता है। f2 की वैल्यू कितना आती है, 4 आती है। जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो f3 की वैल्यू कितना आती है, 9 आती है। जब हम 4 रखेंगे तो f4 कितना आएगा, 16 आएगा। क्लियर। इतना डायग्राम समझ में आया। अब यहाँ पर ये वाला क्या है, डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है। अब रेंज क्या होता है, रेंज से समझने से पहले एक चीज और बताते हैं कि ये जो 1 बना है, ये 1 क्या है, इमेज है। ये 1 जो है इमेज है किसका, इस 1 का इमेज है। ये वाला जो 1 है इसका इमेज है। अब 2 का इमेज क्या होगा, 4 होगा। 2 का इमेज
4 होगा, फिर 3 का इमेज 9 होगा, और 4 का जो इमेज बनेगा यहाँ पर 16 बनेगा। क्लियर? तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16। अब इस वाले 1 का जो प्री इमेज बनेगा क्या बनेगा? 1। ये क्या है? प्री इमेज। क्लियर? ये क्या है? प्री इमेज। इस 4 का जो प्री इमेज बनेगा ये 2 बनेगा, इस 9 का जो प्री इमेज बनेगा ये 3 बनेगा, और ये जो 16 का प्री इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो 4 क्या है? प्री इमेज है 16 का, 3 क्या है? प्री इमेज है 9 का, 2 जो है प्री इमेज है 4 का, और 1 जो है प्री इमेज है 1 का। क्लियर? तो ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, और ये इसका प्री इमेज है, ये इसका इमेज और ये इसका प्री इमेज। क्लियर? तो इमेज क्या होता है समझ में आया, प्री इमेज क्या होता है समझ में आया, कोडोमेन समझ में आया, डोमेन समझ में आया। अब बात आती है रेंज। अब क्या बात आती है? रेंज। तो रेंज क्या होता है? जो इमेज बनता है, मतलब एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का जो एलिमेंट होता है इसका इमेज, मतलब एलिमेंट मतलब ए का जो एलिमेंट होता है, ए का जैसे ये सब एलिमेंट है, और इसी का जो इमेज बनता है, इसी का जो इमेज बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे 1 का इमेज क्या बना? 1, तो 1, 2 का इमेज क्या बना? 4, तो 4, 3 का इमेज क्या बना? 9, 9, 4 का इमेज क्या बना? 16। तो ये सब क्या हो गया? टोटल रेंज। क्लियर? तो रेंज क्या होता है समझ में आया। तो डोमेन क्या होता है? ये वाला क्या होती है? डोमेन होती है, और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है? मतलब सेट ए का जो एलिमेंट होता है उसका जो इमेज बनता है उसी को हम बोलते हैं रेंज। और इमेज क्या होता है? सेट मतलब सेट ए का जो एलिमेंट होता है वो बी में जाकर अपना इमेज बनाती है। क्लियर? और प्री इमेज क्या होता है? बी का जो इमेज होता है वो क्या बनता है? 1 में बनता है, वो प्री इमेज होता है। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आया। हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ सच दैट ए टू बी, और ए जो होता है क्या होता है? डोमेन होता है, बी कोडोमेन होता है, और ए का जो इमेज बनता है बी में उसे हम बोलते हैं रेंज बोलते हैं, और बी का जो इमेज प्री इमेज बनता है ए में उसे हम बोलते हैं प्री इमेज। क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आया? ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल पिक किया है। एफ मतलब एफ जो है एक फंक्शन यहाँ पे दिया है, और सेट ए और सेट बी दिया है, और इसका जो फंक्शन दिया है ये दिया है। तो अब मुझे इसमें बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट जो हो गया 1, 3, 4, 8, ये क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगा? इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा -2, 7, -6, 1, ये क्या हो गया? हमारा रेंज हो गया। क्लियर? तो ऐसे डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं एक रोस्टर फॉर्म के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन पिक किया है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, अब इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो देखो, इसको फाइंड करने से पहले मैं आपको डोमेन और रेंज का एल्गोरिथम बताता हूँ कि उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहली क्वांटिटी, पहला नंबर क्या है डोमेन फाइंड करने का, कि अगर आपको कभी भी कोई रूट वाली क्वांटिटी मिल गई, जैसे यहाँ पे रूट वाली क्वांटिटी है, मान लो कि अगर रूट ऑफ x दिया है, इसका बोलेगा मुझे डोमेन फाइंड करना है, तो आपको हमेशा याद रखना है जो अंदर को मतलब रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। मतलब ये कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहली एल्गोरिथम है डोमेन फाइंड करने का। क्लियर? तो ऐसी अगर क्वांटिटी मिलेगी तो रूट के अंदर की वैल्यू जो भी क्वांटिटी होती है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। जैसे यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 4 - x, तो 4 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। क्लियर? ये एक एल्गोरिथम हो गया डोमेन फाइंड करने का। अब दूसरा जो डोमेन फाइंड करने का दूसरा जो एल्गोरिथम है ये कि मान लो कुछ इस तरह से अगर दे दिया, कुछ इस तरह से इसके फॉर्म में दे दिया और बोला इसका डोमेन फाइंड करो, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, एक फंक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पे x क्या है? डिनोमिनेटर के अंदर है। x क्या है? डिनोमिनेटर में है। x यहाँ पर x - 5 क्या है? ये डिनोमिनेटर में है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि x जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब एक डिनोमिनेटर जो होगा वो कभी भी एक 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइंड करने का तरीका क्या? x डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा तो x - 5 डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? कुछ इस तरह से ये एल्गोरिथम था किसका? डोमेन का। अब रेंज का एल्गोरिथम क्या होता है? तो देखो, रेंज का कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता। जी हाँ, कि अगर जैसे मान लो कि आपने डोमेन निकाल लिया, जैसे कि मान लो इस नंबर का आपने डोमेन निकाल दिया, अब इसका मुझे रेंज निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे? रियल मतलब एक रियल नंबर में से डोमेन को माइनस कर दोगे। एक
रियल नंबर में से आप डोमेन को माइनस कर दोगे, जो बचेगा वही क्या होगा, हमारा रेंज होगा। क्लियर, वही क्या होगा, हमारा रेंज होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसको पहले रफ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे फाइंड द डोमेन एंड रेंज, पहला वाला क्या, एफ सच दैट, एफ मतलब एक फंक्शन दिया है जो -300 इतना, तो ये तो सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था। ये किसके फॉर्म में दिया, रोस्टर फॉर्म में है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते थे, जो फर्स्ट एलिमेंट होता था उसे हम क्या बोलते थे, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, -3 -1 0 2 4, ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। क्लियर, अब इसका अगर हमें रेंज निकालना होगा तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज सेकेंड वाला एलिमेंट 0 4 2 -1, ये क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। क्लियर, ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकेंड वाले का क्या दिया है, gx = 1/x - 5। अब देखो इसका डोमेन निकालने का मैंने तरीका क्या बताया, कभी भी डिनोमिनेटर क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम पहले ही ले लेंगे कि x - 5 डज नॉट इक्वल टू 0, x - 5 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x डज नॉट इक्वल टू 5, x जो होगी डज नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या आ गया, हमारा डोमेन आ गया। x डज नॉट इक्वल टू 5, x जो होगा कभी भी 5 नहीं होगा। क्लियर, x की जो वैल्यू होगी कभी भी 5 नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन। सेम, अब इसी को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, 5 को निकाल देंगे, तो जो बचेगा रेंज हो जाएगा। क्लियर, अब इसी तरह से थर्ड वाला क्या है, hx = √4 - x, तो मैंने क्या बोला, रूट वाली जो क्वांटिटी उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो 4 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसको उधर लेकर गया, तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मतलब कि x लेस देन और इक्वल टू 4, x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगी, x की जो वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 4 होगी, मतलब कि -∞ से लेकर ये 4 तक होगा। अब हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर से हम इस क्वांटिटी को, इस वाली क्वांटिटी को -∞ से 4 तक को माइनस कर देंगे। अब फिर जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्लियर, तो समझ में आया डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो डोमेन आया क्या आ गया, -∞ से लेकर 4 तक है, और इसका जो रेंज आया रियल नंबर जिसमें से -∞ और 4 को मैंने माइनस कर दिया। क्लियर, फिर इसी तरह से इसका हमने यहाँ पे निकाला, x डज नॉट इक्वल टू 5 आया, और इसका जो डोमेन और रेंज आया कुछ यहाँ पर लिखा है मैंने इस तरह से। तो हम एक फंक्शन को, डोमेन और रेंज को हम कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। क्लियर, ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन को ग्राफिकल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन शो कर रहा है, कौन सा ग्राफ फंक्शन शो नहीं कर रहा है। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, आप ध्यान से सुनो, मैं एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ। कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस। मतलब ये कि इन ग्राफ को हम वर्टिकल से कट करेंगे, मतलब जो ग्राफ वर्टिकल लाइन पर कट करने पर केवल एक बार कट हो तो वो ग्राफ को शो करेगा, वो फंक्शन को शो करेगा, और जो मतलब एक से ज्यादा शो करेगा तो वो फंक्शन नहीं शो करेगा। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कट किया, तो देखो यहाँ पर एक, मतलब इस ग्राफ को केवल एक बार कट कर रहा है, तो ये क्या है, फंक्शन है। इसी तरह से इसको भी मैंने कट किया, तो यहाँ पर एक बार केवल कट कर रहा है, तो ये भी क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे मैंने इसको कट किया, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन शो नहीं कर रहा है। क्लियर, अब इसको भी मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन में लाइन ड्रॉ किया, तो 2 लाइन पे कट कर रहा है, तो ये भी क्या है, इट नॉट फंक्शन। क्लियर, तो ग्राफ मतलब ग्राफिकल मेथड में हम अगर फंक्शन को पहचानना होगा तो क्या तरीका है, उसमें आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो एक लाइन पे कट, मतलब वो जो ग्राफ है एक लाइन पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन शो करेगा, और अगर मोर देन 1 लाइन पर शो, मतलब मोर देन 1 कट किया, मतलब कि एक से अधिक अगर लाइन को कट करेगा तो वो क्या होगा, फंक्शन शो नहीं करेगा। जैसे 1 और 2 पे ये 2 जगह कट कर रहा है, सो इसलिए फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो इसलिए ये फंक्शन है। क्लियर, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। तो नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया f such that r to r, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया जो f such that r to r है,
तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो x के इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स और x और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा, मतलब y इज इक्वल टू x आएगा और यहाँ पर जो x होगा वो बिलोंग करेगा एक रियल नंबर से। ये जो x होगा किससे बिलोंग करेगा, एक रियल नंबर से। तो y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर। तो आइडेंटिटी फंक्शन, अब हम बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो जो इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब इसका जो ग्राफिकल होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो पहले तो जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पास करेगा कहाँ से, पास्ड थ्रू द ओरिजिन, एक ओरिजिन से पास होगा। क्लियर। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और जो डोमेन होगा रियल होगा, उसका रेंज भी क्या होगा, रियल होगा। और इसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पास होगा कहाँ से, एक ओरिजिन से पास होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक कार्टेशियन ड्रॉ किया। अब इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये कुछ इस तरह से ओरिजिन से पास होगा और ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। क्लियर। तो ये इसका ग्राफ हो गया। क्लियर। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका और कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड, कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया, f सच दैट r टू r, f सच दैट r टू r। इस फंक्शन के लिए मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है जो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, c। इस फंक्शन के लिए f सच दैट r टू r एक फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए मैंने बोला कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स दिया है जो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। और वेयर, और c क्या है यहाँ पर, c किससे बिलोंग करता है, एक कांस्टेंट नंबर से बिलोंग करता है। c किससे बिलोंग करता है, एक कांस्टेंट नंबर से बिलोंग करता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है समझ में आया। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। और इसका जो रेंज होगा वो किससे बिलोंग करेगा, एक कांस्टेंट, कोई भी जो भी कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा वो कांस्टेंट से बिलोंग करेगा इसका रेंज। क्लियर। तो अब इसके अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से कुछ ग्राफ होता है जो पैरेलल, मतलब कि जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। मतलब जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर। तो ये था ग्राफ। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल में देखूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो अगर 4 दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, मान लो 4 दिया है। तो 4 क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एफ एक्स इज इक्वल टू सी आना चाहिए, सी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। और सी किससे बिलोंग कर रहा है, कांस्टेंट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल होगा। और रेंज क्या होगा, इसका 4 होगा। और इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, मतलब कि y इज इक्वल टू कितना दिया है, 4, 1 2 3 4, ये 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा ग्राफ। क्लियर। तो जो क्या किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है, f सच दैट r टू r, f सच दैट r टू r। इसको हम डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन के लिए जो मॉडुलस डिफाइंड होगा वो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर x देगा। और अगर x लेस देन 0 हुआ, x अगर लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पर माइनस x देगा। क्लियर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, माइनस x देगा जब x लेस देन 0 होगा। तो इस टाइप के क्वांटिटी को हम बोलते हैं मॉडुलस
फंक्शन। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो मॉडुलस को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वस टू मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वस टू मॉड ऑफ एक्स। जब ये मॉड टूटेगा तो एक क्या देगा, एक्स देगा, एक माइनस एक्स देगा, जहां पर एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एक्स लेस देन 0 होगा। क्लियर। तो एक्स क्या होगा, मॉड जब हटेगा तो एक्स में आएगा और माइनस एक्स में टूटेगा। जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो एक्स देगा, एक्स लेस देन 0 होगा तो वो माइनस एक्स देगा। तो इस टाइप के क्वांटिटी को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्लियर। तो अब हम मॉडुलस फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज, मॉडुलस प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो अब मॉडुलस प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जैसे मान लो एक एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है। पहला वाला क्या है, मॉड, मान लो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, रूट मतलब एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर होगा। तो जब ये टूटेगा, जब ये निकलेगा बाहर, तो किसके फॉर्म में निकलेगा, मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में ये बाहर आएगा। एक बार प्लस देगा और एक बार माइनस देगा, तो ये किसके फॉर्म में हो गया, मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में। क्लियर। तो किसी भी रूट में जब एक्स स्क्वायर होता है, किसी भी रूट में जब एक्स स्क्वायर होता है, तो वो जब बाहर निकलता है तो वो प्लस और माइनस के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। क्लियर। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मॉड ऑफ में एक्स और वाई दिया है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ वाई कुछ इस फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। क्लियर। तो मॉड ऑफ एक्स वाई अगर दिया है तो ये जब बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ एक्स मल्टीप्लाई मॉड ऑफ वाई के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, अगर मॉड ऑफ में एक्स प्लस वाई दिया है, अगर मॉड ऑफ में एक्स प्लस वाई दिया है, जब ये बाहर निकलेगा, मतलब कि इसका जब हम एक एक का मॉड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस मॉड ऑफ वाई। इस तरह से आता है। मतलब कि अगर एक सब का फुल मॉडुलस लिया और एक एक क्वांटिटी का मॉडुलस करेंगे तो हम ये इसका रिजल्ट पाएंगे कि ये जो होगा ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा इस दोनों क्वांटिटी के इक्वल। क्लियर। तो ये थी कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने इसका ग्राफ नहीं देखा, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है, ओके, तो देखो यहाँ पर क्या देता है, एक एक्स देता है और एक माइनस एक्स देगा। तो ये वाली जो होती है प्लस क्वांटिटी और ये वाली माइनस, तो एक्स जो होगा कुछ ऐसे देगा और जो माइनस क्वांटिटी होगी वो कुछ ऐसे जाएगी। तो इसका ये ग्राफ बन गया। क्लियर। तो ये इसका ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का। ये क्या हो गया, नेगेटिव वाली क्वांटिटी और ये वाली पॉजिटिव वाली क्वांटिटी। दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन लिया f such that r to r, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया f such that r to r। अब इस फंक्शन के लिए अगर हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगा, f x इज इक्वस टू जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 टूटेगा, जब x इज इक्वस टू 0 होगा तब वो 0 निकलेगा, फिर जब x लेस देन 0 होगा तो वो माइनस के फॉर्म में निकलेगा। क्लियर। तो जो सिग्नम फंक्शन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 पे 1 देता है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो 0 देता है, जब x लेस देन 0 होता है तो -1 देता है। क्लियर। तो इस टाइप के क्वांटिटी को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्लियर। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन x ग्रेटर देन 0 1, x इज इक्वल टू 0 लेस, x इज इक्वल टू 0 देन 0, x लेस देन 0 देन -1। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। क्लियर। इसको हम यूजुअली जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, या तो कभी कभी हम कुछ इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम SGN, सिग्नम x। क्लियर। तो y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम x। ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका जो डोमेन होगा रियल होगा और इसका जो रेंज होगा क्या होगा, रेंज जो होगा -1 0 और 1। ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया -1 0 1। दिस इज द रेंज। क्लियर। डोमेन इज द रियल एंड रेंज इज द -1 0 एंड 1। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका जो ग्राफ होगा किस तरह से बनेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा, ओके, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। क्लियर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, 1 होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होगा, ये 1 हो गया और ये कुछ इस तरह से भागेगा। क्लियर। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए जो होगा
1 मतलब y की x ग्रेटर देन 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी 0 होगा। फिर x लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू मतलब सॉरी y की वैल्यू क्या होगी -1 होगा, ये इसका -1। क्लियर, तो ये कुछ इधर भागेगा। क्लियर, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर आएगा, और x लेस देन 0 के लिए ये इधर जाएगा। क्लियर, तो दिस इज द ग्राफ, ये है इसका ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। क्लियर, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सिग्नम फंक्शन में नोट्स पॉइंट आप डाल के लिख सकते हो, नोट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सिग्नम x इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 नहीं होती है तो सिग्नम x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x होता है। सिग्नम x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सिग्नम को। और जब x इज इक्वल टू 0 होता है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो हम सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं किस तरह से 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। जब x की वैल्यू क्या होती है 0 नहीं होती है तो हम मॉड ऑफ x अपॉन x निकालते हैं। अब देखो यहाँ से मॉड ऑफ x अपॉन x, तो मॉड जब हटेगा तो एक बार माइनस देगा, एक बार प्लस देगा, तो एक बार जब माइनस देगा तो माइनस x अपॉन x, तो ये टूटेगा तो -1 आ जाएगा। फिर एक बार प्लस देगा तो x अपॉन x, ये टूटने पर क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो यहाँ पर एक बार 1 दिया, एक बार -1 दिया और 0 दिया, तो सिग्नम जब ब्रेक हुआ तो मुझे क्या मिला 1 0 -1। तो दिस इज द सिग्नम फंक्शन। क्लियर, तो सिग्नम फंक्शन आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसको देखो, इसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया f सच दैट r टू r, एक फंक्शन लिया है f सच दैट r टू r। तो इस फंक्शन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो y बराबर f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर, तो y बराबर f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, एक रियल नंबर से। क्लियर, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है रिप्रेजेंट होता है किससे, स्टेप से रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि इट्स ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। इसका जो ग्राफ होता है किसके फॉर्म में होता है, एक स्टेप्स के फॉर्म में होता है। इट्स ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ग्राफ हो गया, जैसे कि कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। तो ये 2, ये -2 है, ये -1 है, 1 है, 2 1 2 3, कुछ इस तरह से है 1 2 3, फिर -1 -2 -3। मान लो इस तरह से इसका ग्राफ दिया है, तो -2 से लेकर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से लेकर ये कुछ इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ से लेकर कुछ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ये 3 तक जाएगा, फिर 3 से स्टार्ट होगा तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा। तो कुछ इसका इस तरह से ग्राफ होता है, इधर जाएगा और नीचे इधर बढ़ता जाएगा। तो कुछ स्टेप्स के फॉर्म में इसका ग्राफ होता है। देखो ना, स्टेप्स के फॉर्म में, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स, तो एक स्टेप्स के फॉर्म में इसका ग्राफ होता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो y बराबर f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फॉर्म में होता है। क्लियर, तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ PERTIS, इसके हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे जो प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट पे जो प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ में -n दिया है, अगर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर -n दिया है तो इसको हम जब बाहर निकलेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। क्लियर, अगर ऐसा दिया है तो इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर -n दिया है, -6 दिया है, तो ये कुछ इस तरह से चला आएगा। क्लियर, तो ये कुछ इस तरह से इसके फॉर्म में बाहर निकलेगा। ओके, तो ये समझ में आया पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x + n दिया है तो ये कुछ इसके फॉर्म में x + n, कुछ ऐसे ये
मतलब कि n जो होगा बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो कुछ इस तरह से थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, माइनस ऑफ एक्स मतलब माइनस ऑफ एक्स मतलब सॉरी माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स दिया है तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन कुछ इस तरह से बाहर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, माइनस एन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एन दिया तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन हो जाएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस एन दिया तो एन बाहर आ जाएगा, फिर अगर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। एक और प्रॉपर्टी है कि जैसे कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस वन निकलेगा और एक जीरो निकलेगा। व्हेन जब एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से, जब एक्स जो होगा इंटीजर से बिलोंग करेगा तो माइनस एक्स निकलेगा, और जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जब एक्स जो होगा डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा तो माइनस एक्स देगा, और जब एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से, जब एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर से तो वो क्या देगा, जीरो देगा। क्लियर। तो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देन माइनस वन, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर देन इट्स वैल्यू इज जीरो। क्लियर। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। क्लियर। तो इसके ऊपर अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो इस टाइप से कुछ दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू वन दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू वन दिया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन लेस देन टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू। कुछ इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर एक्स टू दिया है तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेस देन थ्री। फिर अगर एक्स इज इक्वल टू थ्री दिया है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री लेस देन फोर। क्लियर। तो समझ में आया, x इज इक्वल टू अगर वन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू वन दिया है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू, अगर टू दिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेस देन थ्री, अगर थ्री दिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री लेस देन फोर। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया होगा, जिसे हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ओके। तो सिक्स वाला जो पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, मान लो इसके लिए भी मैंने एफ सच दैट आर टू आर यहाँ पर एक फंक्शन लिया। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स वेयर ए जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ए जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड ए डज नॉट इक्वल टू वन, एंड ए डज नॉट इक्वल टू वन। क्लियर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स होगा वेयर जहाँ पर ए जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। तो इस पूरे क्वांटिटी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर। तो इसका आप डोमेन क्या होगा, इसके हम डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, रियल होगा, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, जीरो से आर तक हो, सॉरी जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तक इसका क्या हो जाएगा, रेंज। क्लियर। तो इसका डोमेन रियल होता है, रेंज क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से बनता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अब देखो व्हेन जब ए क्या होगा ग्रेटर देन वन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स के लिए व्हेन जब ए ग्रेटर देन वन होगा, जब ए की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन वन होगी तो इसकी जो ग्राफ होगी कुछ हद तक ये वन है तो ये कुछ हद तक ये इस तरह से जाएगी। तो इसकी जो ग्राफ होगी कुछ इस तरह से जाएगी, यहाँ पे वन, तो वन से होते हुए जाएगी, तो वन से क्या है ग्रेटर देन, तो ये कुछ इस तरह से इसकी जो ग्राफ होगी जाएगी। क्लियर। ये जो पॉइंट होगा जीरो और वन होगा। सेम सेकेंड ग्राफ इसका जो होगा कुछ इस तरह से, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स एंड ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, ए की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन जीरो होगी और लेस देन वन होगी, तो इसकी जो ग्राफ होगी, तो जो इसकी ग्राफ होगी कुछ इस तरह से जाएगी, ये वन होगा तो ये कुछ इस तरह से। क्लियर। तो इस तरह से ग्राफ इसका ये कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर। टच नहीं होगा, बस थोड़ा सा ऊपर रहेगा, टच नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर। तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, तो इस तरह से ग्राफ, जब ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, सॉरी ए ग्रेटर देन वन के लिए इस तरह से ग्राफ। क्लियर।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन, 7th वाला जो पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, चलो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया f सच दैट r टू r। f एक फंक्शन है जो सच दैट होता है r टू r से रिलेशन टू रिलेशन होता है, क्लियर। तो इसके लिए मुझे लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करना है, तो fx इज इक्वस टू log x टू द बेस a, log x टू द बेस a वेयर a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। So fx is equals to log x to the base a where a greater than 0 and a does not equal to 1. So this function is called logarithmic function. Clear? तो इसको हम बोलते हैं logarithmic function। अब इसके हम डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका जो डोमेन होगा, एक चीज और, डोमेन जो होता है हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। डोमेन जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस होता है और वो जो रेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, क्लियर। तो इसका जो डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच का होगा, जिसे हम एक्स एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, क्लियर। तो एक्स एक्सिस वाले को हम बोलते हैं डोमेन और वाई एक्सिस वाले को हम बोलते हैं रेंज, क्लियर। तो ये है इसका डोमेन और रेंज। अब इसके हम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है, ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, क्लियर। तो इसका जो ग्राफ है क्या बोल रहा है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और ए जो मतलब एक देखो यहाँ से ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ए जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा और डज नॉट इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए व्हेन, जब ए ग्रेटर देन 1 होगा, जब ए ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ये इसका 1, क्लियर। तो a जब ग्रेटर देन 1 होगा तो log x टू द बेस a का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा, क्लियर। सेकेंड, इसका जो ग्राफ when जब fx इज इक्वल टू log x टू द बेस a, मतलब फंक्शन log x टू द बेस a के लिए जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा, जब a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तब इसके लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए जो ग्राफ होगा कुछ ये इस तरह से नीचे उतरेगा, क्लियर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 1 और 0 होगा, क्लियर। ये वाला जो पॉइंट होगा 1 और 0 होगा और ये कुछ इस तरह से ग्राफ उतरेगा, क्लियर। तो ये किसके लिए हो गया, व्हेन a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, और जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, क्लियर। तो ये बात हो गई ग्राफ की। अब हम बात करते हैं लॉगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ओके, तो जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से दिया है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर c दिया है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू c दिया है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b के पावर c, a इज इक्वल टू b के पावर c। अब इसका मतलब क्या हो, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, मान लो कुछ log x टू द बेस 6 इज इक्वल टू 8 दिया है, क्लियर। 8 या तो इसको हम 2 लेते हैं, 2 दिया है। मान लो कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है और बोला कि x की वैल्यू फाइंड करो, log x टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2 दिया है और उसने बोला कि फाइंड करो x की वैल्यू फाइंड करो। तो अब हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो ना, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ये वाला जो x है तो इसको मैंने बाहर लिया तो x, और ये वाली जो होगा पावर में चला जाएगा, ये जो 2 है वो पावर में जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये 6 के पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 जा 36, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 36। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, क्लियर। log a टू द बेस b इज इक्वल टू c दिया है तो उसे हम कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि a इज इक्वल टू b के पावर 6 हो जाएगा, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a, log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a, अगर ये दिया है तो इसको हम मतलब अगर ऐसा मल्टीप्लाई में दिया है तो वो क्या होता है, चेंज होता है, प्लस में चला जाता है, जैसे कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो log 10 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई 2 दिया है, 3 मल्टीप्लाई 2 दिया है, अगर ऐसा दिया है
तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है ये कि log 3 to the base 10 प्लस log 2 the base 10। क्लियर? तो ये है इसका फार्मूला। ओके, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी था log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी, अगर यही डिवाइड में होगा, अगर यही किसमें दिया हो, डिवाइड में दिया, log m डिवाइड n टू द बेस a, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। सेम यहाँ पर होगा, बस ये क्या हो, डिवाइड में होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्लियर? तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि मान लो अगर कुछ ऐसा दिया है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, मान लो log m के पावर n, log m के पावर n, log m के पावर n टू द बेस a, log m के पावर n टू द बेस a। तो ये जो n होगा ये कुछ इधर चला आएगा, मतलब कि ये नीचे चला आएगा और log m टू द बेस a ये फार्मूला बन जाएगा। कुछ ऐसा दिया log m2 के मतलब log m के पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n। तो ये जो होगा इधर चला आएगा, तो यहाँ से n था तो n यहाँ पर चला आया, n मल्टीप्लाई log m टू द बेस a। अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि log 10 के पावर अगर 2 दिया है, log 10 के पावर 2 दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? log 10 के पावर 2 द बेस 10 दिया है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये क्या होगा, इधर चला आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई log 10 टू द पावर 10 इतना। क्लियर? तो 2 मल्टीप्लाई log 10 टू द बेस 10। क्लियर? ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मान लो कुछ ऐसा अगर दिया हो log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। इसको और अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें क्या किया, log c से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, log a अपॉन log c अपॉन log b अपॉन log c। ये c कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, log a अपॉन log b, जिसे हम अगर और छोटे में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log a टू द बेस b। क्लियर? log a टू द बेस b में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो log a टू द बेस b को हम लिखते हैं log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। क्लियर? ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, सिक्स वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर कुछ दिया है log a टू द बेस a, मतलब कि बेस और ये दोनों अगर सेम हो गया तो इसकी जो आंसर आएगी क्या आएगी, 1 आएगी। log a टू द बेस a, अगर ये दोनों सेम हो गया तो क्या आंसर क्या आएगी, a आएगा। जैसे कि मान लो अगर log 10 टू द बेस 10 है, log 10 टू द बेस 10 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। मान लो अगर log 5 टू द बेस 5 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो अगर ये दोनों सेम हो गया, तो इसकी जो आंसर आएगी 1 आएगी। क्लियर? सेवंथ, log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस c मल्टीप्लाई log c टू द बेस a। अगर कुछ ऐसा दिया है तो इसका भी जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखो log a टू द बेस b को हम कैसे लिखते हैं, log a अपॉन log b, log b अपॉन c, log c अपॉन c। ये c इससे कैंसिल, ये a इससे कैंसिल, ये b इससे, ये b वाला जो है इससे कैंसिल, तो बचेगा केवल 1। तो ये क्या हो गया, इसका 1। क्लियर? से 8 वाली प्रॉपर्टी अब देखते हैं हम कि अगर log 1 टू द बेस a कभी भी अगर 1 हो गया, यहाँ पर अगर 1 बन गया, log 1 कभी भी अगर log 1 आ गया तो उसकी जो आंसर आएगी क्या आएगी, 0 आएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल log 1 टू द बेस 5 0, log 1 टू द बेस 6, बेस कुछ भी हो, बट अगर log क्या हो गया, 1 हो गया तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्लियर? तो अगर ये वाली क्वांटिटी 1 हो गई तो मतलब कि x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो जो आंसर आएगी हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर? तो ये थे 7-8 प्रॉपर्टी, लॉगरिथम के 7-8 प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा।